हैं। हेलो जी बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं? प्लीज एक बार बताएंगे, आप सब मस्त है ना एकदम? ठीक है, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग आ जाएंगे क्लास में। कमलेश जी, वेरी गुड इवनिंग। नवीन सरपंच हैं, राम राम लाडले। और चिराग तिवारी हैं, फिरदौसी अहमद, अंकित यादव, मोहित कुमार, दिनेश कुमार जी हैं, अंकिता हैं, विक्रम साहू हैं, राशिद अली हैं, वेरी गुड इवनिंग। विजय कुमार, मुस्कान, सौम्या और जॉनी है, रिंकी है, भारती चौधरी, अंजलि राठौड़, तनु, निशा, अनु, कलश, आशीष कुमार, मनदीप, अंकित कश्यप, पूजा भोपाल, उत्कर्ष। अच्छा, लाइट सही से नहीं आ रही, मेरा फेस नहीं दिख रहा है। मे भी हो सकता है कि शायद लाइट कम हो इस वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। देखिए, इतना तो दिखाई दे रहा हूँ, इतना भी कम दिखाई नहीं दे रहा हूँ, है ना? दिनेश कुमार जी हैं, एम के बाबर हैं, अंकित कुमार जी हैं, और सविता हैं, अंजू हैं, सौम्या, माया देवी, सबीना खातून है। सभी का स्वागत है बहुत बहुत। ओके, कोई बात नहीं, दुर्भाग्य है कि सर रात को नेट नहीं चलता था, कोई बात नहीं है। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में जगने के बाद देख लिया करो इस क्लास को। आइए, ठीक है, हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमारी क्लास थोड़ी सी छोटी हुई थी, मैंने रीजन आपको बता दिया था, और आप सब लोगों ने मुझे परमिशन भी दे दी थी। तो परमिशन के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ना आज, ठीक है, हम सारी चीज़ों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। आज बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे हैं जो वन लीनियर अप्रोच जो होती है ना आपके एडुकेटी की, वन लीनियर मतलब सीधे एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन हैं, इस तरह का, तो उसकी भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, है ना। गोल्डन यादव कह रहे हैं कि सर मेरी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें, बहुत टेंशन रहती है। मुझे भी पता है गोल्डन कि तुम ये केवल अपना नाम बुलवाने के लिए बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ऐसा हो भी ना। ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई? मुझे तो इस बात पे डाउट है। चलिए, बुरा मत मानना, मजाक कर रहा था। आइए, यहां पर बात करेंगे कार्बन 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन 14 इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक ट्रेसर के रूप में भी करते हैं। यस, दैट इज राइट, ये आपको समझना है। और कुछ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल रहे हैं, आप उन फैक्ट्स को भी यहां पर लिखते हुए चले जाए, है ना, इनको भी आप शामिल करते हुए चले जाए। ठीक है जी, क्लियर है, ये बात आ रही है सभी को समझ में? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि कार्बन 14 का उपयोग हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझने के लिए एक ट्रेसर के रूप में करते हैं। मतलब फोटो सिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस है उसको ट्रेस करना, जिससे कि हम उस पूरी प्रोसेस को समझ सकें, है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को ट्रेस करना जिससे कि हम उस पूरी प्रोसेस को समझ सकें, तो हम इसलिए भी कार्बन 14 का यूज करते हैं। दूसरा, देखिए, कार्बन 14 का यूज हम, देखिए, फॉसिल्स की एज ज्ञात करने के लिए तो करते ही हैं। जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं, जीवाश्म की एजिंग के लिए हम इसका प्रयोग करते ही हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोहराई नहीं है, ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती भी है ना बाबू। अब इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 एक दूसरे के आइसोवार्स हैं। यस, एग्जैक्टली, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोवार्स हैं, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। तो आप कहेंगे कि एक और दो दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। कार्बन 14, क्योंकि कार्बन 14 का मीन्स है आपका C14, कार्बन 14, नाइट्रोजन 14 मीन्स N14, N14, है ना, क्लियर है ना बच्चे? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? हा, ही, ली, वी, बक, 6, बक, न, और 7 किसका है भैया? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है। तो आइसोवार्स है क्योंकि इनके जो मास नंबर्स हैं, इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वह समान है। इनके मास नंबर्स दोनों के क्या हैं? इक्वल है। तो मास नंबर इक्वल है, मतलब दोनों के मास नंबर ऑब्वियस सी बात है 14 है, तो ये आइसोवार्स है। लेकिन ये आइसोवार्स हमेशा ध्यान रखना कि अलग अलग तत्वों के होते हैं, एक ही तत्व के कभी भी आइसोवार्स नहीं हो सकते। देखिए, एक ही तत्व के आपके आइसोटॉप्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के आपके आइसोवार्स होते हैं। ओके, अरे बेशक डिस्प्ले को ब्लैक दिखने दो, तुम्हारा मास्टर करिया दिखे, कोई दिक्कत नहीं, तुम यहां पर समझने पे फोकस करो, है ना, बाहर में जाने दो ये सब। तो एक और दो दोनों, बोथ विल बी राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि हम लोग आइसोटॉप्स को अलग करने की विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये आपसे पूछा है कि आइसोटॉप्स को आपको अलग करना है
है, तो इसके संदर्भ में कौन सी विधि सही है? समस्थानिकों को उनके समान रासायनिक गुणों के कारण आप रासायनिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते। इन्हें केवल व केवल भौतिक विधियों जैसे कि डिफ्यूजन या फिर सेंट्रीफ्यूजेशन इनके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि आप आइसोटोप्स को उनके समान रासायनिक गुणों के कारण रासायनिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो आइसोटोप्स होते हैं जैसे कि 6C14, जैसे कि 6C13, जैसे कि 6C, ठीक है, 12, तो ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। तो अब कार्बन के आइसोटोप्स हैं, इन सभी का आपको पता है कि परमाणु क्रमांक, इन सभी का एटॉमिक नंबर समान है, हम जानते हैं ना, इन सभी का एटॉमिक नंबर समान है। एटॉमिक नंबर समान होने से इनके रासायनिक गुण, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी समान है ना जी, इनके समान रासायनिक गुण भी हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी समान है। और जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी समान है, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान है, तो इसके कारण मेरे प्यारे बच्चे आप इनको रासायनिक विधियों से तो अलग नहीं कर सकते। हाँ, कुछ भौतिक विधियां जरूर हैं जिनसे आप इनको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि आप इनको डिफ्यूजन से अलग कर सकते हैं, जैसे कि आप इनको सेंट्रीफ्यूजेशन से अलग कर सकते हैं, तो इनसे अलग कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 1 और 2 दोनों ही आपके सही होंगे, 1 and 2 बोथ विल बी राइट आंसर। ठीक है, 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। ये बात आ रही है समझ में? क्लियर है? चलो मैं एक बार में बात कर लेता हूं, ब्राइटनेस के बारे में बात कर रहे हैं। भानु जी बेटा इधर आइयो, आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कोबाल्ट 60 के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन ऐसा है जो कोबाल्ट 60 के बारे में गलत है? इसमें ब्राइटनेस बड़ी कम है महेंद्र, काले काले आ रहे हैं बच्चे कह रहे हैं, थोड़ा सा इसका करो कुछ। ठीक है, मैंने बोल दिया, ठीक है भैया को, तो अगर वो कुछ कर सकते हैं तो कर लेंगे, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, ओके ओके, ठीक है। अब तो कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट 60 के बारे में कौन सा कथन गलत है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो यह उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणें उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है यह उच्च ऊर्जा वाली हाई एनर्जी वाली गामा रेज को उत्सर्जित करता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, यह उच्च ऊर्जा वाली गामा रेज को उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60, यह बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसका उपयोग आप चिकित्सा उपकरणों के स्टरलाइजेशन में करते हैं, मतलब जितने भी चिकित्सा उपकरण होते हैं, ठीक है, खासकर स्पेशली जो सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं उसके स्टरलाइजेशन में, मतलब उनको साफ करने में हम कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि इसका यूज जो है हम पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए करते हैं। ओहो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए हम सोडियम 24 का यूज करते हैं, सोडियम 24 का। देखिए, अगर किसी भी पाइपलाइन में कोई भी रिसाव है, कहीं से कोई भी लीकेज है, तो उस लीकेज का पता लगाने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं किसका भैया? सोडियम 24 का। तो यही गलत है, और यही तो पूछा है कि कौन गलत है। तो भैया आज की डेट ऐसा है मेरे प्यारे बच्चे, आज की डेट में जो जितना गलत है ना वो उतना सही है, ये दिक्कत है आज की। दिखावटी इंसान, मक्कार, झूठ, फरेबी इंसान, जो बात बनानी अच्छी जानता है उसको दुनिया पसंद करती है। जो सीधा साधा है, बोला वाला है बेचारा, अपने में मस्त रहता है, ना किसी का कोई छल, ना किसी भी तरह का कोई कपट है उसके अंदर, ना ईर्ष्या है, बस वो अपनी बात नहीं रख पाता। आमतौर पर हम उसे बड़ा गलत इंसान मानते हैं। तो ऐसा होता है कि भाई इसका उपयोग पाइपलाइनों में रिसाव का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये गलत है। ये कैंसर की रेडियोथेरेपी में उपयोग होता है, ये बात तो सही है, ये कैंसर की रेडियोथेरेपी में उपयोग होता है। अच्छा, मेरी शर्ट झिलमिला रही है, ओहो हो, अरे भाई चलो कोई बात नहीं, झिलमिलानी बंद हो जाएगी। हे शर्ट, झिलमिलाना बंद करो तुम, हो जाएगी बंद, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये सिंधु सभ्यता की खोज के इतिहास के बारे में है। देखिए, कुछ कथन दे रखे हैं, इन कथनों पर हमें अच्छे से विचार करना आराम से। वर्ष 2024 सिंधु सभ्यता की आधिकारिक खोज की घोषणा जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में की गई थी। जी हाँ, कि आधिकारिक घोषणा जो की गई थी वो उन्होंने इंग्लैंड में एक छपने वाले समाचार पत्र के माध्यम से की थी, 1924 में की थी। और उस समय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो चीफ सर्वेयर थे वो जॉन मार्शल थे। ये ध्यान रखना है कि जॉन मार्शल के 4 प्रमुख सहयोगी हैं। जॉन मार्शल के 4 प्रमुख सहयोगी हैं, ठीक है। एक आप जानते हैं, इनका नाम है दयाराम साहनी,
हम सब जानते हैं दयाराम साहनी को। दूसरे हैं आपके राखाल दास बनर्जी, बनर्जी, आर डी बनर्जी। तीसरे हैं आपके ऑरेल स्टीन, ऑरेल स्टीन। और एक है अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके। देखिए ये दयाराम साहनी के, ओ सॉरी, ये जॉन मार्शल के सहयोगी हैं जिन्होंने उसी समय अलग अलग देखिए हड़प्पन साइट की खोज की थी। उसी समय इन्होंने देखिए उस पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग हड़प्पन साइट की खोज की थी, अलग अलग हड़प्पा कालीन स्थलों को इन्होंने खोजा था। ये चार लोग हैं। तो किसने क्या खोजा और कब खोजा ये मैं आपको बताता हूं। दयाराम साहनी ने 1921 में, हम सब जानते हैं, हड़प्पा की खोज की थी। तो हड़प्पा स्थल की खोज करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इन्होंने हड़प्पा को खोजा था, हड़प्पा। ठीक है। 1922 में मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो की खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वह राखालदास बनर्जी को दिया जाता है, राखालदास बनर्जी ने। अब आते हैं साहब ऑरेल स्टीन साहब। तो इन्होंने 1927 में, ऑरेल स्टीन ने सुतकांगेडोर को, सुतकांगेडोर इसकी खोज की थी। सुतकांगेडोर को इन्होंने खोजा था। देखिए ये भी एक हड़प्पन साइट है सुतकांगेडोर, जो कि आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलता है ना भैया, सुतकांगेडोर। और फिर अगला है अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके ने 1925 में चनहूदड़ो की खोज की थी, चनहूदड़ो इन्होंने, है ना जी, किसकी, चनहूदड़ो की, चनहूदड़ो को खोज निकाला था। ये चनहूदड़ो आपका सिंध प्रांत में पड़ेगा। तो चनहूदड़ो भी पाकिस्तान में है आपका, ये ध्यान रखना। चनहूदड़ो आपका पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अब देखो ध्यान रखना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रोविंसेस में कोई भी जो हड़प्पन साइट होगा वह हमेशा इंडस रिवर के, मतलब वह हमेशा सिंधु नदी के किनारे होगा। वह किसके किनारे होगा, हमेशा सिंधु नदी के किनारे होगा। चनहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ये चनहूदड़ो है। यहां से फेमस है चनहूदड़ो से, यहां से मनका बनाने का कारखाना मिला है, बनाने का कारखाना मिला है चनहूदड़ो से। ठीक है, चनहूदड़ो से आपके युग्म समाधान भी मिले हैं। ठीक है, कपल व्यूरियर्स, युग्ल समाधान, ठीक है, चनहूदड़ो से। इसके अलावा चनहूदड़ो से आपका एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान, एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान, कुत्ते के पंजों के निशान ये आपको मिले हैं ना। एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान आपको मिले हैं। सुतकांगेडो, ठीक है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ेगा, सुतकांगेडो। और ये दास्क नदी के किनारे है, ये स्थल बलूचिस्तान प्रांत में है, बलूचिस्तान। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सुतकांगेडोर एक डॉकयार्ड, मतलब एक बंदरगाह भी था, एक बंदरगाह भी था ये जो सुतकांगेडोर है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है मधु कुमारी जी। सर आज मैं आपकी क्लास में फुल ब्राइटनेस बढ़ा दिया हूं। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा, ठीक है, डार्कर साइड है। यस, ओके, क्लियर है। आइए, तो यहां पर हमने ये देखा 1927, 1925, ठीक है, 1921 हड़प्पा, और ये सारी चीजें हमारी क्लियर हुई। पीछे चलेंगे हम। तो वर्ष 2024 में सिंधु सभ्यता की आधिकारिक खोज की घोषणा, क्योंकि जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में की गई थी, तो इसके 100 वर्ष पूरे हुए। जॉन मार्शल ने इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था, नहीं, जॉन मार्शल ने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से,
जॉन मार्शल ने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से दुनिया के सामने इसको प्रस्तुत किया था, क्योंकि उनको लगता था कि ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विस्तृत है सभ्यता। तो जॉन मार्शल ने इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा। जॉन मार्शल ने इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा, क्यों? क्योंकि जॉन मार्शल को लगा ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही है केवल, तो इसलिए आप ये कहेंगे, सब लोग समझेंगे, है ना बाबू? इसलिए आप ये कहेंगे कि इसमें पहला वाला तो बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है, तो केवल एक विल बी राइट आंसर। क्या होगा? केवल एक सही होगा। लेकिन सब भी अगर मैं आपको बताऊं कि सभ्यता का जो सबसे वैज्ञानिक नाम है, जो सबसे साइंटिफिक नेम है एक्चुअली सभ्यता का, लेकिन वह कौन सा होगा भैया? वो हड़प्पा सभ्यता ही होगा। सबसे लोकप्रिय नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, लेकिन सबसे वैज्ञानिक, सबसे रीजनेबल नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि पुरातत्व विज्ञान में एक परिपाटी होती है ना, आर्कियोलॉजी में एक परंपरा होती है, एक परिपाटी होती है कि जो स्थान सबसे पहले खोजा जाता है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और भी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और भी सभ्यता थी। बस यही बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि वो कौन कौन सी थी। देखिए, एक इजिप्ट की सभ्यता थी, इजिप्ट की सभ्यता थी, इजिप्ट सिविलाइजेशन, ये नाइल रिवर के किनारे थी, नील नदी। सिविलाइजेशन, और ये इजिप्ट सिविलाइजेशन, ये नाइल रिवर के किनारे, नाइल रिवर के किनारे। दूसरी आपकी चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ठीक है, सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, चीन की सभ्यता, ये आपकी हांगू नदी के किनारे, हांगू नदी के किनारे। ये सभ्यता किसके किनारे? हांगू नदी के किनारे, ये जो सभ्यता है आपकी, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें मिस्र, ठीक है, चीन की सभ्यता हुई, मिस्र की सभ्यता हुई, और आगे है भैया आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये भी इसके समकालीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके किनारे है? मुझे जरा बताएंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके किनारे है? तो आप कहेंगे ये दजला और फरात नदियों के किनारे, दजला और फरात नदियों के किनारे, फरात नदी, ठीक है, दजला और फरात नदी, टिग्रिस और, ठीक है, यूफ्रेट्स रिवर, नदियों के किनारे। ये एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता की बेटा समकालीन सभ्यता थी। ओके, ठीक है। मन का क्या होता है? मन का मतलब बेटा मोती, ठीक है, आमतौर पे जैसे मतलब मोती नहीं होता, मोती तो नेचुरल होता है जो सीपी से बनता है। जब हम मोती में, ठीक है, एक होल करते हैं और होल करके जो ना मोती में हम एक माला बनाते हैं, तो वही मन के होते हैं। इसमें बहुत सारे कीमती पत्थर, मोती, ठीक है, इन सब की जो एक माला बनाई जाती है उसको मन के बोलते हैं हम लोग। जी, टिग्रिस और यूफ्रेटस, दजला और फरात नदियों के किनारे। तो ये है आपका सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यता। लेकिन एक बात बताओ, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका आकार सबसे बड़ा था। जी हाँ, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ठीक है ना, लगभग 6 गुना बड़ा आकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का ओवरऑल जो एरिया अभी पता चला है, इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये इसका बेटा टोटल एरिया है।
मन का, यस, मन का इज ठीक है बिलोंगिंग टू ज्वेलरी। क्लियर है ये बात? ठीक है भाई, क्लियर है जी। तो मिस्र और मेसोपोटामिया की संयुक्त सभ्यता से 6 गुनी बड़ी सभ्यता थी, 6 गुना ज्यादा इसका क्षेत्रफल था। तुम सोच के देखो कितनी बड़ी सभ्यता ये रही होगी, है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर धौलावीरा के बारे में आपको पूछना है। धौलावीरा, देखिए हम सभी को पता है धौलावीरा जो वर्ड होता है, धौलावीरा वर्ड का अर्थ होता है बेटा सफेद कुआं। धौलावीरा, धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं, सफेद कुआं। देखिए ये धौलावीरा का अर्थ होता है। धौलावीरा आपके गुजरात में पड़ेगा, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है, और ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, बोलो क्लियर है ये बात, आई समझ में? आप कहेंगे नहीं सर एक बात आपने गलत लिख दी, ये लूनी नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे तो लोथल है। आप क्या कहेंगे कि सर ये जो है ये एक्चुअली लूनी नदी के किनारे है, ये लूनी नदी के किनारे है। तो गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे धौलावीरा, धौलावीरा इज फेमस फॉर, देखिए अपना रिजर्वायर, ये धौलावीरा अपने रिजर्वायर के लिए फेमस है मेरे प्यारे बच्चे। धौलावीरा इसका अर्थ सफेद कुआं होता है, दैट इज फेमस फॉर रिजर्वायर्स। रिजर्वायर्स ये अपने जलाशयों के लिए फेमस है। इसकी जल संग्रहण प्रणाली बच्चे बहुत ज्यादा फेमस है, धौलावीरा की जल संग्रहण प्रणाली बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो यहां से दुनिया के सबसे बड़े शिलालेख के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें 10 बड़े आकार चिन्हित हैं बच्चे। यस, ठीक है, आप कह सकते हैं दुनिया के सबसे पुराने, सॉरी, दुनिया के सबसे पुराने साइन बोर्ड्स, माफ कीजिएगा, सबसे पुराने साइन बोर्ड्स, ठीक है, सबसे पुराने साइन बोर्ड शिलालेख के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें 10 बड़े आकार के चिन्ह हैं। यहां पत्थर से बने घरों के साक्ष्य मिले हैं, जिसे जो अन्य ईंट आधारित हड़प्पा सभ्यता से इसको अलग करते हैं। ये बात भी सही है कि यहां पर कुछ ऐसे मकान भी हैं, ठीक है, कुछ ऐसे घर भी हैं जो पत्थर से बने हुए हैं, जो पत्थर से बने हुए हैं, कुछ ऐसे भी मकान हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें दोनों ही सही हैं, एक और दो दोनों ही इसमें सही होंगे। धौलावीरा के बारे में क्या मेरी ये बात सभी को समझ में आई? एक बार बताएंगे मुझे यहां तक? अच्छा बताओ, खाना खा लिया सभी लोगों ने? जी, अभी नहीं खाया भाई, इतना लेट कर दिया खाना पीना, क्यों, ऐसा क्यों? भाई खाना पीना खाते रहो अच्छे से, आराम से, है ना। अब मैंने तो खा लिया यार, मैंने आज खा लिया बहुत खाना, आज मैंने दो दो जगह खाना खा लिया। ठीक है, एक तो मैंने क्लास के पहले खा लिया था, आपकी क्लास से पहले नहीं, एक और क्लास होती है इससे पहले, तो उससे पहले मैंने खा लिया एक खान। ठीक है, फिर उसके बाद एक मित्र ने इनवाइट किया कि यार तुम्हें आना ही पड़ेगा, ठीक है ना, उनकी शादी की सालगिरह थी, नहीं तो भाभी जी रूठ जाएंगी। उधर से भाभी जी ने भी बोला कि आ जाइए, मैंने कहा जरूर आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पहुँचे, ठीक है, अपने मित्र के यहाँ, तो फिर हम वहाँ पर भी खाए आए उसकी शादी की। ठीक है, आज सालगिरह थी यहीं पर ग्रेटर नोएडा में, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इंजीनियरिंग के दिनों का बहुत प्यारा दोस्त है, तो खाना आज बहुत खा लिया। आइए, ठीक है सर, तो ये बात आई समझ में सभी को, यहां तक कोई इशू तो नहीं, तो एक और दो बोथ विल बी राइट आंसर। अब हम यहां से बात करेंगे, ठीक है, जो हड़प्पा के काल की जो सील्स हैं, हड़प्पा कालीन जो मोहरें हैं, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए जो सील जो मोहरें होती हैं, तो पूछा गया है कि ये मोहरें जो थी ये मुख्य रूप से सेल खड़ी, इसको बोलेंगे स्टेटाइट, तो सेल खड़ी की बनी हुई होती थी, सेल खड़ी, जिप्सम। देखिए ये एक प्रकार का एक चूना पत्थर से बने हुए, ठीक है, कुछ वो होती हैं बच्चे संरचनाएं, कुछ आकृतियां होती हैं, तो ये ठीक है मुख्य रूप से सेल खड़ी स्टेटाइट से मिलकर बनी हुई है। जी हाँ,
तो हड़प्पा कालीन जितनी भी मोहरें हैं अधिकांशतः सील्स, हड़प्पा कालीन मैक्सिमम सील्स, अधिकांशतः सील्स जो हैं वह सेल खड़ी से मिलकर बनी है। अधिकांशतः सील सेल खड़ी से निर्मित है हड़प्पा कालीन। इन पर अक्सर जो है हम देखते हैं कि यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न मतलब एक सींग वाला जो सींग वो होता है बच्चे, पशु होता है, ठीक है। इन पर अक्सर यूनिकॉर्न या फिर हाथी, बाघ और गैंडे जैसे जानवरों के चित्र हमको मिलते हैं। यस, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं बच्चे। अंकित कह रहे हैं कि सर भाभी जी ने बोला था तो मना कैसे करते। सही बात है, दोस्त की बात को तो एक बार को आप टाल सकते हो, ठीक है, लेकिन जब दोस्त की पत्नी आपसे रिक्वेस्ट करे, ठीक है, तो फिर नहीं टाला जाता, क्योंकि फिर वहां पर जो है वो एक फैमिली रिलेशंस, जो फैमिली बॉन्डिंग है वो वहां पर बीच में आ जाती है। दोस्त को क्या है, दोस्त को तो मना भी कर दो, देखो उसको मतलब मैं नहीं आ पा रहा ये सब वो। आइए, तो फिर सनी, ओके, सनी यहां पर देखेंगे तो ये मुख्य रूप से जो है ना सेल खड़ी से मिलकर बनी हुई होती हैं। और दूसरा देखिए यूनिकॉर्न, इन मोहरों पर एक तो यूनिकॉर्न, और यूनिकॉर्न के साथ साथ अक्सर हम देखते हैं कि ये जो सील्स होती हैं, ये जो मोहरें होती हैं, इन पर हाथी, बाघ और गैंडे जैसे जानवरों के चित्र भी मिलते हैं। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर भी दोनों ही बिल्कुल सही हैं। देखिए एक और दो दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों ही यहां पर करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के राखीगढ़ी स्थल के हालिया डीएनए के शोध के बारे में हमें क्या जानकारी मिली है। राखीगढ़ी, देखो ध्यान रखना, राखीगढ़ी इसके बारे में आपको समझना, हाल ही में जो रिसर्च हुई है राखीगढ़ी के बारे में, बेटा जो रिसर्चेज हुई हैं, पता चला है कि ये सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला हड़प्पन साइट है, सबसे अधिक एरिया वाला हड़प्पन साइट है। इस बात की जानकारी मिली है ना, कि सबसे अधिक एरिया वाला ये हड़प्पन साइट है राखीगढ़ी। दूसरा, राखीगढ़ी को यूनेस्को ने भी अपने लिस्ट में शामिल किया है, ठीक है, हेरिटेज लिस्ट में राखीगढ़ी को। राखीगढ़ी है कहां, तो राखीगढ़ी आपके हरियाणा में पड़ेगा। हरियाणा वालों कौन कौन है यहां पर, हरियाणा में पड़ेगा, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है राखीगढ़ी, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा में। और ये घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी है, वही घग्गर सरस्वती जिसको आप लोग भारत में घग्गर बोलेंगे और पाकिस्तान में हम इस नदी को हकरा के नाम से जानते हैं। तो भैया ये घग्गर नदी के किनारे आपका राखीगढ़ी बसा हुआ है ना जी, ठीक है। अब राखीगढ़ी की खोजकर्ता कौन है, आपसे पूछा जाएगी कौन कौन लोग हैं जिन्होंने देखिए राखीगढ़ी की खोज की। तो दो लोग आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। देखिए एक है इसमें राखीगढ़ी की खोज में भगवान देव, भगवान देव, और दूसरे हैं आपके सूरजभान। इन दो लोगों को इसका श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने इस स्थल को पूरी दुनिया के सामने वो लेकर आए, लेकिन वह इस स्थल को पूरी दुनिया के सामने लेकर आए। क्लियर है, चलिए ठीक है। पार्वती, नेहा, रजनीश, ओके। तो अब हम आगे प्रश्न पर बात करते हैं। राखीगढ़ी के कंकालों के डीएनए विश्लेषण से यह पता चला है कि आधुनिक दक्षिण एशियाई आबादी के पूर्वज यही हड़प्पावासी थे। ये बात भी बिल्कुल सही है ना, कि जो मॉडर्न साउथ एशिया है, मॉडर्न साउथ एशिया के जो पूर्वज थे वो यही थे, हड़प्पन थे। प्लस ये जो रिसर्च हुई है डीएनए रिसर्च, ये इस बात की भी पुष्टि करता है कि हड़प्पा वासियों का आनुवंशिक मिश्रण मध्य एशिया और ईरान के साथ व्यापार करने के कारण हुआ था। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगले प्रश्न पर, सिंधु सभ्यता की कृषि प्रणाली। देखो सिंधु सभ्यता के बारे में बोला जाता है कि ये एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी, ठीक है, कॉमर्स ओरिएंटेड सिविलाइजेशन। ये बात सही है कि व्यापार प्रधान सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। लेकिन यह कहना कि इसमें कृषि और पशुपालन नहीं होता था, भैया नहीं। देखिए कृषि और पशुपालन भी होता था और व्यापार भी होता था, तो व्यापार प्रधान सभ्यता थी, बात क्लियर है।
लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, कृषि तथा पशुपालन भी मेरे प्यारे बच्चे होता था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता है, पूरी की पूरी हमारी ये जो सभ्यता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, प्लीज बी फोकस्ड हियर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान देना सब लोग। देखिए ये जो पूरी की पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन है बच्चे, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको 4 तरह के स्थल देखने को मिलते हैं, है ना। इस पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको 4 तरह के स्थल आपको देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से 4 तरह के स्थल देखने को मिलेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में? देखिए डेट इज अ मेन पॉइंट, ये समझने वाली विषय वस्तु है और इसको बहुत अच्छे से समझना। हड़प्पन सिविलाइजेशन से आपको कैपिटल सिटी मिलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से आपको कैपिटल सिटी, राजधानी नगर भी मिलते हैं। 2 राजधानी नगर हैं, एक है आपके इस सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो, है ना जी, एक है मोहनजोदड़ो और दूसरा है हड़प्पा। हड़प्पा, तो ये समझना है कि इस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से एक तो आपको कैपिटल सिटी, राजधानी नगर, ये 2 मिलेंगे। दूसरा, इस सभ्यता से आपको बंदरगाह नगर, डॉकयार्ड सिटी भी मिलते हैं। बंदरगाह नगर, इससे आपको डॉकयार्ड सिटी भी देखने को मिलेंगे। डॉकयार्ड सिटी कौन कौन से? जैसे अगर हम भारत में बात करें तो भारत में लोथल और कुंतासी, 2 डॉकयार्ड सिटी आपको देखने को मिलेंगे। 2 बंदरगाह नगर, लोथल और कुंतासी, 2 बंदरगाह नगर देखने को मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बारे में बात करेंगे तो बलूचिस्तान से भी आपको 2 बंदरगाह नगर देखने को मिलेंगे। इनको आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान से भी 2 बंदरगाह नगर ये आपको देखने को मिलेंगे। एक तो मैंने अभी आपको बताया था तुतकांग डोर भी, यहां पर भी एक डॉकयार्ड था। दूसरा बालाकोट, ठीक है, बालाकोट। इसके अलावा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी आपको बंदरगाह नगर देखने को मिलेंगे। ये बलूचिस्तान है और सिंध प्रांत है। तो आप बताएं सिंध प्रांत में कौन कौन से डॉकयार्ड सिटी थे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन कौन से बंदरगाह नगर थे, मुझे बताओ। बेटा सीपीओ तो छोड़ो, सीपीओ के पिताजी के लिए भी मोर देन इनफ है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ मजे से पढ़ो, एंजॉय के साथ पढ़ो। इतनी भी आप जीएस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब भी आप अपने आप को पाओगे कि आप बहुत सही हो। राशिद अली कह रहे हैं कि सर कल का रोजा रखोगे आप कहोगे रख लेंगे राशिद जी। ठीक है, तो क्या कल से ईद शुरू हो रही है, ऐसा है कुछ? मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं इसके बारे में, प्लीज मुझे बताइएगा। आप कहेंगे रख लेंगे यार, क्या दिक्कत है? चलिए तो हाँ, सिंध पे आइए कि सिंध में कौन कौन से बंदरगाह नगर हैं, मुझे जल्दी से बताओ आप। ठीक है, तब तक मैं अपने लिए पानी मंगवा लेता हूँ भैया से कह के। यार अभी तक एक भी जवाब नहीं आया। अच्छा कल से रमजान स्टार्ट है, ओके ओके। तो सबसे पहले जितने भी हमारे भाई हैं यहाँ पर, देखिए जिनका रमजान है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने रमजान की। ठीक है, विश यू वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रमजान एंड रमादान्स। मे अल्लाह फुलफिल योर ऑल द डिजायर्स एंड ठीक है, इस साल आप लोग सरकारी नौकरी ले लो, बस यही ठीक है अल्लाह से प्रार्थना है, ईश्वर से कामना है। और सब बहुत स्वस्थ रहें, बहुत अच्छे से रहें, ठीक है, अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहें।
जी, नहीं आया अभी तक। अभी तक नहीं आया किसी का भी। ओके। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चे, अभी नेहा कह रही हैं कि सर इससे एक बार पूछो कि क्या इसने शिवरात्रि का व्रत किया था। अच्छा, देखो मैं, ठीक है, आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ। और ठीक है, बात छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। ठीक है, अगर वास्तव में हम बच्चे हमेशा एक आंख के बदले दूसरी आंख मांगेंगे ना, तो हम पाएंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब विश्व में सारे लोग अंधे हो जाएंगे। हो सकता है कि उस बच्चे के पूछने का रीजन ये नहीं था कि सर आप, ठीक है, रोजा रखोगे या नहीं, कि इसलिए कि आप हिंदू हो। ठीक है, और मैं चूंकि मुस्लिम हूं तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं और मैं आपसे जबरदस्ती ये रखवाना चाह रहा हूं, ये उसका मतलब नहीं था। बस कई बार क्या है कि हम चीजों को गलत भी मिले जाते हैं। ठीक है, वो, ठीक है, फेस्टिवल को, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, उसकी दिल से आस्था है अपने फेस्टिवल में, दिल से उसका सम्मान है उसका। तो वो बस मेरे मुंह से कुछ सुनना चाह रहा है इसके बारे में कि मेरा टीचर क्या बोलेगा। ठीक है, वो अच्छा फील करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपकी बैच में तो शायद नहीं बोला जब शिवरात्रि थी, मैं इस बार शिवरात्रि पे व्रत भी नहीं रख पाया। कई सालों बाद ऐसा हुआ कि मैं व्रत नहीं रख पाया मेरे प्यारे बच्चे इस बार। ठीक है, वो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे पड़ गए कि मैंने सुबह सुबह जो है 4 बजे कुछ खाना खा लिया वगैरह, मैं क्लास वगैरह आपकी बना रहा था और मैं सोया काफी लेट। और फिर मुझे पता चला कि आज तो शिवरात्रि है। तो ऐसे ही, तो जब मैं पढ़ा रहा था उन क्लासेस में तो सब लोगों ने शिवरात्रि की शुभकामनाएं बोली। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं बेटा मेरा तो व्रत नहीं है, आपकी क्लास में औरों की क्लास में। लेकिन फिर मैंने वहां पर भी इनको शुभकामनाएं दी। तो मेरा कहने का आशय ये है कि ये पता है बच्चे, ये धार्मिक कट्टरता ना, ये पॉलिटिकली होती है सच्ची में। देखिए, अगर देखो आप, तो मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप कभी मुझे मिलेंगे, आप मुझे अपने घर लेकर जाएंगे, है ना, आप मेरा मान करेंगे, सम्मान करेंगे। आपके ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से होंगे, आप सब उनके साथ व्यवहार करते होंगे। एक हमारे एक अंकल हैं, जाहिद अंकल, बहुत पुराने हमारे, ठीक है, पिताजी के बहुत पुराने मित्र हैं वो। पता ही नहीं चलता कि अलग अलग धर्म भी है। ये धर्म जाति बच्चे हमारी बनाई हुई व्यवस्था या पहचान है, सच में। तो इसलिए ठीक है, ये सब मत सोचा करो, है ना, ये सारी चीजें नहीं। तो सिंध प्रांत में अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, कि यहाँ पर बलूचिस्तान में सुतकांगीडोर बालाकोट, ये दो बंदरगाह देखने को मिलेंगे। बलूचिस्तान में एक सुतकांगीडोर बालाकोट, भारत में लोथल और कुंतासी, भारत में लोथल और कुंतासी। ठीक है, क्लियर है, ये बात आई समझ में सभी को, यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं नवीन। आइए, अब हम यहां पर बात करेंगे सिंध में। तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आपको पता करना है कि सिंध प्रांत में कौन कौन से बंदरगाह थे, है ना, आपको पूछना है कि कौन कौन से बंदरगाह थे सिंध प्रांत में, उनके नाम क्या है। आइए, तो अब हम यहां पर बात करेंगे। तो हड़प्पावासी दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास का उत्पादन किया। और इसी कपास को जो यूनानी थे उन्होंने इसको सिंडन कहा। ठीक है, इसी कपास को सिंडन कहा उन्होंने, यूनानियों ने, क्योंकि इंडस नदी के किनारे वाले, इंडस नदी के किनारे रहने वाले लोग, ठीक है, सिंडन उपजाते हैं। तो यहां से ही जो ना कपास आपका सिंडन पड़ गया, एक्चुअली इंडस रिवर के किनारे रहने वाले लोगों के नाम के आधार पर। तो हड़प्पावासी दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास का उत्पादन किया था और जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा था। वे सिंचाई के लिए कैनाल्स का व्यापक प्रयोग करते थे, जिसके साक्ष्य पंजाब और सिंध में प्रचुर मात्रा में मिले हैं। तो यहां तक तो ये सही है बाबू, ये उन्होंने सिंचाई के लिए कैनाल्स का प्रयोग किया था, व्यापक प्रयोग नहीं किया था, एक्सटेंसिव यूज नहीं किया था कैनाल का। उन्होंने कैनाल का बड़ा सीमित उपयोग किया था, बड़ा लिमिटेड यूज किया था। है ना, ये ध्यान रखना बच्चे कि उन्होंने जो कैनाल्स का यूज किया था, उन्होंने कैनाल्स का बड़ा लिमिटेड यूज किया था, बड़ा सीमित उन्होंने उपयोग किया था कैनाल्स का। ये बात आप समझना, नहरों का बहुत सीमित उन्होंने उपयोग किया। तो अब यहां पर हम कुछ चीजों को समझते हैं, मतलब सीमित उपयोग। और क्या वो पंजाब और सिंध पे नहीं, उसके जो हमें साक्ष्य मिलेंगे वो अफगानिस्तान में मिलेंगे। अफगानिस्तान में आपको सिंधु सभ्यता के एक्चुअली दो स्थल मिलते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के वो जो दो स्थल मिलते हैं, वो एक तरह की सीमांत चौकियां हैं। वो क्या है बच्चे, एक तरह की
सीमांत चौकियां हैं वो तो मिलते हैं। कौन कौन से 2 स्थल हैं अफगानिस्तान में जो सिंधु सभ्यता के मिले हैं? एक सोरतुगाई और एक मुंडीगाक। एक सोरतुगाई मुंडीगाक। बात समझ पा रही है? तो ये गलत हो जाएगा, तो इसमें आप कहेंगे कि साहब इसमें केवल एक सही होगा, ओनली वन विल बी राइट आंसर, केवल एक सही होगा। इस सिंचाई के लिए उन्होंने नहरों का व्यापक नहीं बड़ा सीमित उपयोग किया था, और वो पंजाब और सिंध में नहीं बल्कि उनके अफगानिस्तान की जो सीमांत चौकी क्षेत्र हैं सोरतुगाई और मुंडीकाक, वहां पर कैनाल्स के उपयोग का हमको साक्ष्य मिलता है। गूगल कर लिया जी। सर सिंध प्रांत में पोर्ट मोहम्मद बंदरगाह है? नहीं, ये गूगल वाले बोल रहे हैं, है ना। चलिए, निखिल चौधरी कह रहे हैं कि सर मोहनजोदारो में टोटल कितनी ग्रैनरीज थी, मतलब अन्नागार थे? टोटल 6 अन्नागार थे मेरे प्यारे बच्चे, एक ही सीट में थे मोहनजोदाड़ो में, 6 अन्नागार। ठीक है। यस, डॉकयार्ड मीन्स गोदीवाड़ा। हिंदी में हम इसको गोदीवाड़ा के नाम से भी जानते हैं, डॉकयार्ड्स को। चलिए तो बेटा जो सिंध में बंदरगाह है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। मुझे पता है तुम लोग कुछ नहीं करने वाले, होमवर्क होमवर्क तुम लोग भूल जाओगे। मैं बताता हूं आपको, मैंने कहा लिखा था। यस, सिंध प्रांत में, ठीक है, एक तो आपका चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो बंदरगाह था, और अल्लाहदीनो। चनहुदड़ो और अल्लाहदीनो ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह नगर। इसके बाद यहां पर सीमांत चौकियां भी मिली हैं हमें। तीसरा जो नगर है हड़प्पा कालीन, वो सीमांत चौकियां मिली हैं मेरे प्यारे बच्चे। और ये जो सीमांत चौकियां हैं जी, ये जो सीमांत चौकियां हैं जी बच्चे, ये सीमांत चौकियां हैं, ये सीमांत चौकियां आपको कहां से मिली हैं? मैंने जस्ट अभी आपको बताया, ये अफगानिस्तान से मिली हैं सीमांत चौकियां। अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में कहां से मिली हैं बच्चे? तो मैंने बताया बाबू, ये मिली हैं आपको सोरतुगाई और मुंडीगाक से, मुंडीगाक। चौथा, हड़प्पा कालीन बेटा किसी भी स्थल से आपको गांव का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, गांव के एविडेंसेस का अभाव है ना, कोई गांव का साक्ष्य नहीं मिलता है आपको, तो गांव के साक्ष्य का आपको अभाव मिलेगा, यहां से आपको गांव का कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो मैंने तुम्हारी, देखिए, रिसर्च और तुम्हारी मेहनत मैंने बचवा दी है ना। आओ, तो ये क्लियर हुआ, ये प्रश्न भी आपका क्लियर हुआ। कौन सा हड़प्पा स्थल अपनी खुदाई की खोजों के लिए सही सुमिलित नहीं है? कौन सा ऐसा है जो खुदाई की खोजों के लिए सही सुमिलित नहीं है? चनहुदड़ों की महिलाएं बहुत मेकअप करती थी, चनहुदड़ों से लिपस्टिक और काजल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, चनहुदड़ों से लिपस्टिक और काजल के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। मनका बनाने का कारखाना भी मिला है चनहुदड़ों से, मैंने भी आपको बताया था। देखिए, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करती हुई कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं चनहुदड़ों से, ठीक है। चनहुदड़ों से आपका जो है लिपस्टिक और काजल के भी साक्ष्य मिले हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लोथल से आपको एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला है, ठीक है, लोथल कृत्रिम गोदीबाड़ा। अब चनहुदड़ों के बारे में आप समझ लो, चनहुदड़ों को खोजा था अर्नेस्ट मैके ने, है ना बाबू, इससे बाहर नहीं जाएगा, बस पढ़ते चले जाओ। अर्नेस्ट मैके ने चनहुदड़ों को खोजा था। चनहुदड़ों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और मैंने आपको बताया था अगर कोई भी स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है तो वह सिंधु नदी के किनारे होगा, है ना बाबू। चलिए, तो वो सिंधु नदी के किनारे होगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे है अर्नेस्ट मैके। तो ये हो गया। लोथल आपका जो है आप सब जानते हैं, लोथल गुजरात में है, गुजरात प्रांत में है, प्रांत में है, ये भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात के अहमदाबाद,
अहमदाबाद में है, ये भोगवा नदी के किनारे है लोथल। ठीक है, अब बनावली, बनावली आपका साहब हरियाणा में पड़ेगा, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, फतेहाबाद जिला में पड़ेगा। ये घग्गर नदी, घग्गर वही सरस्वती नदी को भारत में हम लोग घग्गर के नाम से कहते हैं। तो बनावली से मिट्टी का एक खिलौना ना बच्चे, बनावली से मिट्टी का एक खिलौना हल मिला है, सही बात है। लेकिन द प्लगिंग फील्ड, ठीक है, प्लगिंग फील्ड, जुते हुए खेत के प्रमाण मोहनजोदड़ो से नहीं मिले। जुते हुए खेत के प्रमाण आपको कहां से मिले हैं सर? कालीबंगा से मिले, कालीबंगा से। कालीबंगा से फर्श पर टाइल्स का प्रयोग, एल आकार की ईंटों का प्रयोग नालियों की जुड़ाई में। ठीक है, एक इंग्लिश टॉयलेट, जैसे आज की इंग्लिश टॉयलेट होती है ना, जो सिटिंग टॉयलेट होती है, तो वैसी हड़प्पा सभ्यता के लोग उस जमाने में यूज करते थे। आप कहते हो अपने आप को सर आप कितना अफेबल हो? अफेबल का मतलब क्या होता है यार, मुझे बताओ। अफेबल, अच्छी इंग्लिश पढ़ रहे हो इसका मतलब तुम ऐसे ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हो। तो उसका हिंदी बताओ, पता पड़ेगा। तुम मुझे कुछ गाली फाली दे रहे हो ऐसे कुछ बोल के। लोथल भैया, लोथल ये आपका गुजरात में पड़ेगा, है ना, बताया ना। लोथल गुजरात में है, गुजरात भारत में है, भोगवा नदी अहमदाबाद, ये हरियाणा फतेहाबाद घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ेगा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? डी है कि मोहनजोदड़ो जुते हुए खेत के साक्ष्य, यही सही सुमेलित नहीं है। अच्छा है, इसका मतलब फ्रेंडली होता है, मिलनसार होता है। ओके, फ्रेंडली, मिलनसार। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आओ देखिए, आगे हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के पतन और हालिया खोजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, सिंधु सभ्यता की जब आप डेटिंग की बात करते हैं बच्चे, डेटिंग मतलब सिंधु सभ्यता का तिथीकरण। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटिंग, तिथि क्रम, तिथि निर्धारण ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये बात हमको और आपको समझनी है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझनी है। तो 2700 से, मतलब कार्बन डेटिंग के आधार पे तो ऐसा है कुछ, लेकिन 2500 से 1785 ईसा पूर्व, बीसी, ये इसकी तिथि है। 2500 से 1785 ईसा पूर्व। और ये तिथि का निर्धारण डीपी अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल ने किया है। तिथि का निर्धारण करने का श्रेय डीपी अग्रवाल को जाता है। ठीक है, धर्मपाल अग्रवाल को जाता है। उन्होंने कार्बन डेटिंग के आधार पर, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग में हम कार्बन के कौन से आइसोटोप का प्रयोग करते हैं कार्बन डेटिंग करने के लिए? बोलो, कार्बन डेटिंग करने के लिए कार्बन के कौन से आइसोटोप का प्रयोग करते हैं, मुझे बताओ एक बार। पच्चीस सौ से 1785 ईसा पूर्व, धर्मपाल अग्रवाल। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे। बाकी का कल हम फिर आगे बिल बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। कल हम स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस नहीं रखेंगे, कल हम एक प्रयोग करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैलिबर में हमें क्वेश्चंस रखने हैं, जिससे कि ये प्रैक्टिस सेट है। कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, कुछ सीधे सीधे, ठीक है कि भाई क्वेश्चन 4 ऑप्शन, क्वेश्चन 4 ऑप्शन, ऐसे कल। कुछ ऐसे भी वन लीनियर, मैंने बीच बीच में आपको वन लीनियर भी कराए हैं, है ना, कि वन लीनियर भी जल्दी फटाफट फटाफट रिवीजन करके और अच्छे से उसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे भी मैंने कराई है। यस, कार्बन 14 का यूज करते हैं, वेरी गुड। सर होली आने वाली है, एडवांस में हैप्पी होली। कब है होली, कब है? ए सामा, जरा बताओ होली कब है? ठीक है, ढेर सारा प्यार आप सभी को, खुश रहो बच्चे, मस्त रहो। आप पीडीएफ को मैं बोल दूंगा, है ना, कि वो जल्दी करें अपलोड। ठीक है जी, चलें। सर मेरे गांव में अभी तक टॉयलेट नहीं बनी और ये लोग तब बना लिए थे, यस। ठीक है कपिल जी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार, मस्त रहो बाबू, ना। सर आप ही सभी जीएस के सब्जेक्ट को पढ़ाइए। अरे मैं भैया मैं परेशान हो जाऊंगा।
कितने सारे सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने पड़ेंगे, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो पूरे दिन में आपको यही पढ़ाता रहूंगा। हाँ, कभी आगे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ाना चाहूंगा। जीएस, ठीक है, होगा जरूर कंप्लीट 6-7 महीने में मेरा पढ़ाया हुआ पूरा जीएस, 7 महीने लेगा। उसके बाद फिर आप ये मान के चलिए जीएस में फिर आप ऐसे हो जाओगे बच्चे, मतलब मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, ठीक है ना, आप आपकी जीएस ऐसी हो जाएगी फिर आपको आनंद आएगा बहुत। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड नाइट, सब लोग अपना ख्याल रखो, है ना।